एजेंडा में आज बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की। और अब लड़ाई शीश महल वर्सेस राजमहल पर पहुंच गई है। पहले जहां बीजेपी के नेताओं ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर करोड़ों रुपए खर्च करके शीश महल बनाने का आरोप लगाया, अब इस बार पलटवार में किसकी बनेगी सरकार, ये दिल्ली की जनता तय करेगी। लेकिन इस लड़ाई ने दिल्ली चुनाव में गर्माहट जरूर पैदा करती है। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। राजनीतिक विश्लेषक हैं तनुज दीक्षित। तनुज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मुझे लगता है दिल्ली के जो मूल मुद्दे हैं उस पर मैं बहुत दिनों से कुछ नहीं देख रही हूं, सिवाय इसके कि योजनाएं आई, कोई महिला सम्मान लाया, कोई प्यारी दीदी लाया, बीजेपी ऑलरेडी अपनी योजनाएं लाई, फिर वो टिप्पणियां किस तरीके की हुई महिलाओं को लेकर, वो सारी चीजें आ गई। अब शीश महल और राजमहल आ गया। मुझे लग रहा है जनता ये सोचती होगी कि ये लोग आपस में अपने लड़ाई झगड़े समेटते रहे, करते रहे, उनको क्या देने वाले हैं इलेक्शन में आने के बाद, उससे तो सब नदारत है। देखिए, आज बात शीश महल की हो रही है दिल्ली के अंदर। वैसे अगर बात करें तो शालीमार बाग में एक शीश महल है और देश में दो शीश महल है, एक दिल्ली के शालीमार बाग में और एक आमेर किला जैसलमेर में, वहां भी शीश महल है, दोनों फेमस है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम बात करें तो क्यों चुनाव के माहौल में शीश महल जैसे मुद्दे को हाईलाइट करना पड़ रहा है। दिल्ली में 30 लाख आबादी झुग्गियों में रहती है। विधानसभा की 20 सीटें इंपैक्ट करती हैं दिल्ली के अंदर, जिनमें 750 झुग्गियां बनी हुई हैं। अगर हम इन क्षेत्रों की बात करें तो महत्वपूर्ण रूप से नरेला, आदर्श नगर, काजीपुरा, मॉडल टाउन, राजेंद्र नगर, संगम विहार, ऐसे कई प्रतिष्ठित इलाके हैं दिल्ली के जहां पर ये झुग्गी रहवासी हैं। और वो विशेष रूप से अगर 2020 के एक सर्वे की बात करें तो लगभग 62% मतदाता झुग्गियों में रहने वाला था, जिन्होंने, और वही आम आदमी पार्टी का आधार भी बना, क्योंकि आम आदमी पार्टी विगत 2013, 2015 और 2020 तीन चुनाव में एक अच्छे बहुमत के साथ सरकार में स्थापित है। ये आधार अब भारतीय जनता पार्टी को भी एक गिराने की आवश्यकता है कि जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट जारी करी इन्वेंट्री की, और उस लिस्ट में उन्होंने बताया किस तरीके से 11 करोड़ रुपए का इंटीरियर का सामान आया, किस किस तरीके से कहां क्या क्या सामान, क्योंकि इस देश में सीएम हाउस रिनोवेशन के लिए संदर्भ में कोई भी कानून या कोई विशेष एक लिमिटेशन इसमें मौजूद नहीं है। इसका हम दुष्परिणाम पहले भी देख चुके हैं। विगत कई वर्षों में, कई दशकों में तमिलनाडु हो, केरला हो, निचले भारत के जो हिस्से हैं, उनके जो बड़े राज्य हैं, उनमें कई बार ऐसे मामले देखने को मिले जिनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं लगी हैं। नया मामला नहीं है, लेकिन बात वही है कि ये झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग, जो कि बहुत बड़ा वोट बैंक है, बहुत बड़ा आधार है दिल्ली चुनाव में, और जो 20 सीटों के अंदर हस्तक्षेप रखते हैं और सीधा परिवर्तन 20 सीटों में देखने को मिलता है, ऐसे में निश्चित रूप से शीश महल, राजमहल जैसे भी मुद्दे इस चुनाव में उठना वाजिब है। चलिए, आप सब लोग एक मिनट रुक जाइए, मैंने भरपूर समय दिया है, अभी वापस से आऊंगी मैं। तनुज जी, मुझे एक बात बताइए, ये जितनी बातें यहां पर निकल रही हैं, ये पब्लिक डोमेन में तो नहीं जा रही। इस वाकई में मुझे लगता है इस चर्चा से यहां से पब्लिक डोमेन में जरूर जाएंगी ये बातें, लेकिन वहां जो होना चाहिए चुनावी रैलियों में और तमाम जगह पे, क्योंकि अब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, अब तो मुझे लगता है जो बातें हो रही हैं, जो कहा जा रहा है, अपने मूल मुद्दों पर आना है, अभी भी उससे दूर दूर तक ये दिक्कत बहुत दूर है। क्या लेना देना है शीश महल और राजमहल से? उन्हें जनता को एक आधार तो लेकिन चाहिए राखी जी, कि वो अपना जो नेता चुन रही है वो शीश महल, राजमहल किस स्तर पर उनको चाहिए अपना नेता, वो उनको निश्चित रूप से पूर्ण स्वतंत्रता है जनता को चुनने के लिए। पहला। दूसरा ये है, जब अरविंद केजरीवाल जी ने राजनीतिक सफर शुरू किया था 2011 के बाद में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज सभी को वो ध्यान भी होगा, शुरुआती समय में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के 300 कमरे वाले राष्ट्रपति भवन पे भी वो सवाल उठाते थे और उस पे भी बातें करते थे। उन्होंने जो 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर जो बंगलो बनाया, वो 2 अलग अलग घरों को तोड़ करके एक मर्ज करके बड़ा बंगलो बना है, पहला। दूसरा, क्या स्थिति वास्तविकता में देखिए होता क्या, हर बार सरकार बनती है, क्योंकि दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक अलग ही पावर है, उनकी परमिशन के बिना कोई भी मंत्री, यहां तक कि उसके अंदर मुख्यमंत्री भी आते हैं,
उनको भी घर अलॉट करना लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में राइट्स होते हैं, और वो अपने हिसाब से कोई भी घर, जरूरी नहीं कोई भी सीएम हाउस नहीं उस राज्य में, कोई भी घर अलॉट किया जाता है मुख्यमंत्री को। और ऐसा केजरीवाल कोई पहले मुख्यमंत्री नहीं है, इसके पहले भी मोतीलाल खुराना, शीला दीक्षित जी दो बंगलों में रहे हैं। कोई एक फिक्स बंगलो नहीं था कि हम यही रहेंगे या हमारा यही सीएम हाउस है, ऐसा दिल्ली के अंदर नहीं है। उसके बावजूद भी किसी पर्टिकुलर दो घरों को, दो कोठियों को तोड़ करके एक बड़ा घर बनाया गया, उसको रिनोवेशन कराया गया, और उसमें 4 महत्वपूर्ण बातें जो मैं बताना चाहता हूं, जिसपे शायद यहां कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है। मैं सबको सुन रहा हूं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, कांग्रेस के बैठे हैं, बीजेपी के बैठे हैं, उन बातों को उठा के ही नहीं ला रहे हैं। एक एक टेंडर 10-10 करोड़ रुपए से कम का दिया, ताकि पीडब्ल्यूडी का अधिकारी को ही उसके राइट्स रहे। ये एक सवाल है, क्यों एक ही टेंडर 40 करोड़ का क्यों नहीं निकाला? एक भी कंपनी से आवेदन नहीं मंगाए रिनोवेशन के लिए। अगर हो तो आकाश जी भी बैठे 10 डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे, एक हाथ कोई टेंडर संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी दिखाते जो रिनोवेशन के संबंध में अगर इनके पास मौजूद हो तो। कोई भी कंपनी से अगर सरकारी कोई भी छोटे से छोटा काम भी होता है, राखी जी 10 लाख रुपए का भी होता है, तो भी उसके लिए सरकार टेंडर के प्रावधान से अलग अलग जो उससे संबंधित संस्थाएं होती हैं उनसे टेंडर की प्रक्रिया से बुलाती है, और फिर किसी को काम करने के लिए टेंडर अलॉट करती है। वो भी नहीं किया गया, हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में उसके लिए भी राइट्स है। इसमें एलजी की कोई परमिशन नहीं है, किसी भी तरीके की अनुमति नहीं ली गई है। अगर ऐसा कोई भी भवन निर्माण करता है बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर की परमिशन का, तो स्वतः ही वो गैर संवैधानिक इलीगल कंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में भी आता है। यह भी एक जानकारी कानूनन रूप से मैं आपको बता रहा हूं उसकी। तो ऐसे कई सारी चीजों को दरकिनार करने के बाद में ऐसे कोई घर का निर्माण किया है, और ये आज से चर्चा में नहीं है। ये 3 साल पहले जो पूर्व उपराज्यपाल वीके सक्सेना जी थे दिल्ली के, उन्होंने इसकी जांच की शुरुआत कराई थी, और वहीं से ये जो मुद्दा है तभी से सबके सामने आया है। जी समय हो गया, बहुत एक छोटी सी संक्षिप्त प्रतिक्रिया, बहुत छोटी सी। तनुज जी मुझे बस एक बात का जवाब दे दीजिए, ये जो शीश महल वर्सेस राजमहल की जो चर्चा थी, और आपने भी कहा था कि वहां रहने वाले जो दिग्गज हैं, यदि वो एक चेहरा है और उसी चेहरे को आधार बनाकर जनता भी बहुत सारी चीजों को सुनती समझती है और आगे जाहिर तौर पर वो बटन को दबाकर आएगी कि वो किसे देखना चाह रही है। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो आरोप प्रत्यारोप आ रहे हैं, इसका खुलासा कैसे? हम अगर बात करें तो मॉडल कोड ऑफ कंटेम्प्ट यानी आचार संहिता जो है पूर्ण रूप से दिल्ली में लागू हो चुकी है। 10 तारीख से चुनावी प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं, हो जाएंगे, और जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है इलेक्शन कमीशन तभी से आचार संहिता लागू हो जाती है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि भीड़ का एकत्रीकरण किसी भी जगह पर जहां पर चुनाव है वो अपने आप में गैर संवैधानिक हो जाता है। ऐसे में निश्चित रूप से आज आप मीडिया या अन्य किसी भी लोगों को ले जाकर के घर दिखाना चाह रहे हैं, कोई सीएम आवास दिखाना चाह रहे हैं, सबसे पहले आज की तारीख में वो सीएम आवास में कोई रह ही नहीं रहा है। वजह यह है कि जब तक केजरीवाल जी सीएम थे और फिर वो जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया और आशीष मारलेना ने वो घर लिया ही नहीं है। इस समय यही सबसे बड़ी बात है कि जब वो सीएम हाउस खाली है और ऐसे में अब वो दिखाना भी चाह रहे हैं, तो मीडिया का या जनता का ये कहना है कि जब वो रह रहे थे या 3 साल से ये मुद्दा जो है उठा हुआ है, तो 3 साल अभी इस बारे में क्यों विचार नहीं किया गया, दिखाने की क्यों कयास नहीं लगाए गए? चलिए मैं तनुज जी रोकूंगी क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शीश महल वर्सेस राजमहल की लड़ाई है, सियासत गरमाई है दिल्ली में, ये गरमाती चली जाएगी। देखिए कल तक इसमें और क्या नया निकल कर आता है। लेकिन बहुत सारी सड़कों पर आज बात हो गई, बहुत सारे मुद्दे इस चर्चा के माध्यम से निकल आए जो पब्लिक डोमेन में जाने की जरूरत है। दिग्गजों को उस पर बात करनी पड़ेगी। दिल्ली की जनता को देखिए, मुद्दों से मतलब है, जनहित के मुद्दों पर बात करिए। इन सब चीजों से कुछ भी होने वाला नहीं है। बाकी रिजल्ट 8 फरवरी को आएंगे, तब पता चलेगा कि किसका पड़ला भारी होता है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले